स्कॉलरशिप ऑफ रुपीज 1.5 लाख रुपीज पर ईयर इज प्रोवाइडेड टू द गर्ल्स। और इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2025-26 का प्रोग्राम है क्या, इस स्कॉलरशिप को हमें कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए कौन से कोर्सेज एलिजिबल है और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस है क्या, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी है ताकि इस स्कॉलरशिप को हम विन कर सके। और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन टू द फाइनल एप्लीकेशन प्रोसेस, और कुछ टिप्स दूंगा ताकि ये स्कॉलरशिप आपको मिल सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो दी जा रही है कोटक एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू, और ये फाउंडेशन कोटक कन्या स्कॉलरशिप ही नहीं और बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर करता है। अगर आपके क्लास में अगर आपके फैमिली में कोई 11th में एडमिशन ले रहा हो, तो वो कोटक जूनियर स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, और स्पेशली गर्ल्स के लिए ये कोटक कन्या स्कॉलरशिप लॉन्च करते हैं हर साल। ठीक है, तो मैं जैसे कि बात करूँ, ये स्कॉलरशिप दी जा रही है कोटक फाउंडेशन के थ्रू, और इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपको इंडिया का रेज़िडेंट होना चाहिए, ठीक है? जो भी गर्ल है वो इंडिया का रेज़िडेंट होना चाहिए। उसके बाद आप जो गर्ल है उसको मिनिमम 75% मार्क्स मिले हो, या फिर उसकी इक्विवेलेंट सीजीपीए मिला हो क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके बाद जो एप्लीकेंट है उसका जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख रुपीज़ से कम चाहिए। उसके बाद जो मॉरिशियस गर्ल है उसका एडमिशन, ठीक है? ये मेन चीज़ है, जो मॉरिशियस गर्ल है उसका जो एडमिशन है वो फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, एकेडमिक ईयर 2025-26 में। मतलब अभी जो अलग-अलग कोर्सेज के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है? 12th के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद सीईटी के रिजल्ट्स आए हैं, नीट का रिजल्ट आया है। तो ये रिजल्ट आने के बाद जो अभी आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो प्रोसेस में आपका एडमिशन होना चाहिए। मतलब एकेडमिक ईयर 2025-26 यानी इस साल आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। कौन से कोर्सेस में? प्रोफेशनल कोर्सेस में, जैसे कि इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, इंटीग्रेटेड एलएलबी 5 इयर्स की, इंटीग्रेटेड बीएस, एमएस, बीएस रिसर्च, उसके बाद आईआईएससी, उसके बाद कोई भी अदर प्रोफेशनल कोर्स हो तो वो चलेगा, जैसे कि डिज़ाइन, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। ठीक है? उसके बाद आपको ये याद रखना है कि आपका जो कॉलेज है वो रेप्यूटेड होना चाहिए, ठीक है? मतलब एनआईआरएफ रैंकिंग या फिर नैक का एक्रेडिटेशन आपके कॉलेज को होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका कॉलेज का एक्रेडिटेशन अभी नहीं है, तो आप फिर भी आप अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ, तो अगर आपके पेरेंट्स कोटक महिंद्रा ग्रुप में है, या फिर कोटक एजुकेशन फाउंडेशन में है, या फिर बड़ी फॉर स्टडी में है, ठीक है? तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद मैं बात करूँ स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या है, सबसे मेन चीज़ स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की मैं बात करूँ, तो स्कॉलरशिप, ठीक है, 1.5 लाख रुपीस पर ईयर की आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं हो जाता है तब तक हर साल आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। जैसे कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का है, तो 1.5 लाख रुपीस पर ईयर 4 साल के लिए, ठीक है? अगर आपका 5 ईयर का है तो 1.5 लाख रुपीस पर ईयर 5 साल के लिए, मतलब हर साल 1.5 लाख रुपए आपको दिया जाएगा, ठीक है? आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? उसके बाद दिया गया है कि द स्कॉलरशिप अमाउंट अंडर कोटक कन्या 2025-26, मतलब आप किन चीज़ों के लिए ये स्कॉलरशिप का अमाउंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले आपके एकेडमिक एक्सपेंस कवर करने के लिए, जैसे कि आपकी ट्यूशन फीस हो, उसके बाद आपकी जो कॉलेज की फीस है वो सब, उसके बाद हॉस्टल फीस, इंटरनेट आपका जो है वो, ट्रांसपोर्टेशन, लैपटॉप, ठीक है, बुक, स्टेशनरी। मतलब ये जो स्कॉलरशिप है वो लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ आप कॉलेज के लिए ही यूज़ करो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कॉलेज की फीस 1 लाख रुपीस पर ईयर है और आपका अमाउंट बच जाता है, तो आप ये सब चीज़ों के लिए ये स्कॉलरशिप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ, तो ये जो स्कॉलरशिप का जो मतलब रिन्यूअल का क्राइटेरिया है, वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कोटक का। अगर वो आप फुलफिल करते हो तो ही आपको अगले साल वो स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए लगने वाले हैं, तो सबसे पहले आपकी जो मार्कशीट है वो लगने वाली है क्लास 12th की। उसके बाद आपका जो इनकम प्रूफ है वो लगेगा। इसमें आप आपका इनकम सर्टिफिकेट या फिर आपके पेरेंट्स का आईटीआर दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपके कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर लगेगा प्रॉपरली, जिसके ऊपर आपकी कॉलेज की ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, जितना मतलब जो भी है एक्सपेंस वो लिखा हो। उसके बाद बोनाफाइड लेटर लगेगा आपके कॉलेज से। उसके बाद कॉलेज का जो सीट एलोकेशन डॉक्यूमेंट होता है, फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन अगर सीईटी से हुआ है, ठीक है? तो वो सीईटी का जो एडमिशन लेटर होता है वो, या फिर कोई भी अगर एग्ज़ाम से हुआ है तो उनका जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो लगेगा। उसके बाद
जिस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके आप उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, उस कॉलेज का जो है वो स्कोर कार्ड लगेगा आपको, ठीक है? मतलब अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल नीट से एडमिशन लिया है एमबीबीएस में, तो नीट का स्कोर कार्ड लगेगा, ठीक है? उसके बाद आधार कार्ड का लगेगा आपको, उसके बाद आपको जो है बैंक पासबुक लगेगा, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट, उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स में किसी की डेथ हुई है तो उनका डेथ सर्टिफ़िकेट लगेगा या फिर ऑर्फन सर्टिफ़िकेट लगेगा। उसके बाद आपके जो हाउस है उसके फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे, इनसाइड आउटसाइड दोनों चीज़ें वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगी, ठीक है? उसके बाद इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है? ये स्कॉलरशिप को आपको अप्लाई करना है बडी फॉर स्टडी की वेबसाइट के थ्रू, जो कि बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़े मतलब कुछ टाइम में। उसके बाद मैं बात करूँ इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग होगी एप्लीकेंट्स की, उनके एकेडमिक मेरिट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बेसिस पे। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो परसेंटेज है और आपकी जो इनकम है, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, वो कैंडिडेट्स को 2 राउंड में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है? मतलब जो टॉप परफॉर्मिंग है, उनको 2 राउंड्स के लिए फिर से अपीयर होना होगा इंटरव्यू के लिए, और फाइनल सिलेक्शन एंड अवॉर्डिंग ऑफ स्कॉलरशिप होगा आपके रैंक के बेस पर, ठीक है? और वो डिटरमाइन करेगा कोटक एजुकेशन फाउंडेशन। उसके बाद मैं बात करूँ कि मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपको ये स्कॉलरशिप रिन्यू करना है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन जब आप सेकंड ईयर में जाओगे, तो कौन-सी क्राइटेरिया मतलब रिक्वायरमेंट है, वो आपको फुलफ़िल करनी होगी ताकि आपको सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप मिल सके। तो सबसे पहले ये है कि आपको ड्रॉप आउट नहीं लेना है, मतलब आपको कोर्स रेगुलरली करना है। नहीं तो आप 1 साल अगर आप एडमिशन लोगे, अगले साल आप ड्रॉप लोगे, तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है? रिन्यूअल के लिए। उसके बाद आपका कोई भी डिसिप्लिनरी इश्यू नहीं होना चाहिए, कोई भी आप लोग को मतलब मिसबिहेव या फिर मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए को आपके मतलब इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपको एटलीस्ट 6 सीजीपीए मेंटेन करना है, ठीक है? अगले एकेडमिक ईयर में आप जाओगे तो आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर में एटलीस्ट 6 सीजीपीए मेंटेन करना है, और जो क्राइटेरिया है वो कोटक डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम, ठीक है? उसके बाद द रिन्यूअल ऑफ द स्कॉलरशिप एवरी ईयर विल बी द सोल डिस्क्रिशन, मतलब वो कोटक के ऊपर डिपेंड होगा कि वो आपको अगले साल भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगी या नहीं। उसके बाद मैं बात करूँ कि अगर आप मतलब सिलेक्ट होते हो, ठीक है? उसके बाद आपको स्कॉलरशिप कैसे दी जाएगी? तो अगर आप सिलेक्ट होते हो, तो आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, वो सीधा आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है? अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से आप 18 साल से कम हो या फिर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है अभी के लिए, ठीक है? तो आपका जो अमाउंट है वो आपके गार्डियन या फिर पेरेंट्स के अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन जब आप 18 साल के हो जाओगे, तब वो सारा जो अमाउंट है वो आपके खुद के अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है? मतलब आपके सेल्फ अकाउंट पे दिया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ कि आपको हर साल आपकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, फ़ीस रिसिप्ट से आपने फ़ीस भरे वाली वो एकेडमिक ईयर की वो उनको अपलोड करनी होगी, और जैसे ही आप एग्ज़ाम पास होते हो, उनको उनको मतलब आपकी जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी उनको, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ कि अगर आप मतलब सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फिर कुछ भी जो भी है, तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आपको सिर्फ़ फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, एकेडमिक ईयर 2025-26 में उन्होंने प्रॉपर्ली गाइडलाइंस दी है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद अगर आपने ब्रेक लिया हो 12th के बाद, उसके बाद आपने एडमिशन ले रहे हो आप, तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो क्या? तो हाँ, अगर आपने 1 साल का ब्रेक लिया है एचएससी एग्ज़ाम के बाद, किसी भी प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई भी रीज़न की वजह से, तो स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है? उसके बाद अगर आपको जो इनकम प्रूफ है वो आपको एक आईटीआर दे सकते हो आपका, या फिर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद एक हेल्पलाइन है यहाँ पे इनकी, मतलब एक ईमेल है kotakscholarship@bodyforstudy.com, और एक फ़ोन नंबर है, ठीक है? इसके ऊपर आप कॉल करके या फिर ईमेल करके उनको आपकी बाकी की कोई भी अगर क्वेरी रहे, आपको कोई भी सवाल रहे, तो वो आप इनको पूछ सकते हो, ठीक है? अभी फाइनली मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, तो कैसे इस स्कॉलरशिप को आपको अप्लाई करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियरली अप्लाई नाउ बटन दिख रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे करोगे, आपका मतलब और एक बार आपको पेज खुल जाएगा, ठीक है? उसके बाद जैसे ही खुल जाएगा पेज, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके स्टार्ट एप्लीकेशन करना है। जैसे आप स्टार्ट एप्लीकेशन करोगे, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है? 1 मिनट, आपको फिर से एक बार स्टार्ट एप्लीकेशन करना है, ठीक है? हाँ, ठीक है। जैसे आप एप्लीकेशन खोलोगे, आपके सामने आपकी सारी डिटेल्स जो आपने अकाउंट ओपन करते वक़्त दी थी, वो आ जाएगी।
उसके बाद कुछ डिटेल्स आपको भरनी होती है, बाकी अगर आपने पहले बडी फॉर स्टडी से कोई फॉर्म भरा है स्कॉलरशिप का, तो वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल अप हो जाएगी, ठीक है। आपको बस जो डिटेल्स है वो आपको क्रॉस वेरीफाई करनी है, जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है उसको डाउनलोड करके फिर से चेक करना है कि उस सेक्शन में वही डॉक्यूमेंट अपलोड है या नहीं। कभी-कभी क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स ऊपर-नीचे हो जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक अगर मतलब ऑलरेडी आपने फॉर्म भरा है और मतलब फिर से आप नया फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स भरनी है सारी, जितनी भी है। उसके बाद में सेकंड सेक्शन की, ठीक है, आपको एड्रेस, आपकी सारा सारा चीज़ें भरना है। सेकंड इसमें आपको आपकी एजुकेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, जिसमें कि आपको सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन की डिटेल्स अपलोड करनी है, जिसमें आपकी डिग्री कौन-सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जिसमें कि आप आर्किटेक्चर हो, कुछ भी हो, फार्मा हो, आप सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। कोर्स का ड्यूरेशन आपको सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का टाइप सिलेक्ट करना है, आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट है। उसके बाद आपका जो एकेडमिक ईयर है करंट वो सिलेक्ट करना है, एकेडमिक सेम आपका सिलेक्ट करना है कौन-सा चल रहा है अभी। उसके बाद आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशन का आपका नहीं, इंस्टीट्यूशन का स्टेट सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशन का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपको लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना होगा आपको कौन-सा है। अगर आपके कॉलेज का नाम या फिर आपके कोर्स का नाम कुछ भी अगर आपके पास मतलब यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑथर करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। मतलब आगे बढ़ जाना है, मतलब आपको इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है और उसके बाद आगे की डिटेल्स फिल अप करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको एज़ पर फीस स्ट्रक्चर आपकी टोटल एनुअल फीस कितनी है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आपका जो कोर्स है वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है वो आपको बताना है। उसके बाद आपका जो मोड ऑफ स्टडी है, मतलब डे स्कॉलर, हॉस्टलर या फिर डिस्टेंस लर्निंग है, वो आपको यहाँ पे बताना है और कोर्स स्पेशलाइजेशन आपको एंटर करना है यहाँ पे, और आपको आपकी करंट ग्रेजुएशन डिटेल्स को यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि क्लास 12th की डिटेल्स, ठीक है। आपको अब बाद में आपको क्लास 12th के डिटेल्स आपको ऐड करनी है, जिसमें कि आपका बोर्ड कौन सा है 12th का, इंस्टीट्यूशन का टाइप कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट है कौन सा है, और उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्कूल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कौन सा है, स्कूल का नाम डालना है यहाँ पे, पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2024 या 25 होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास का 12th का रोल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपका सीजीपीए में है तो आपको सीजीपीए में एंटर करना है आपके क्लास 12th के मार्क्स। उसके बाद फैमिली मेंबर्स में आपको आपका एक तो फादर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी मदर है उनका नाम ऐड करना है, और उसके बाद क्या कहते हैं, उनके इनकम और जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और सेव करना है, ठीक है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो ठीक है, ये सेक्शन नहीं खुल रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपका जो बोनाफाइड है, फीस स्ट्रक्चर है, फीस रिसिप्ट है, उसके बाद जो आपका एडमिशन लेटर है, आपका जो एंट्रेंस का स्कोर कार्ड है, वो सब सारा आपको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं बात कर रहा था कि डॉक्यूमेंट सेक्शन में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। आपको एकेडमिक रेफरेंस में, ठीक है, एकेडमिक रेफरेंस में आपको आपका प्लेसमेंट ऑफिसर, ठीक है, आपके कॉलेज का या फिर डीन या फिर एचओडी का अगर रिकमेंडेशन है आपके पास तो वो अच्छी बात है, ठीक है, उस मतलब वो एक बेनिफिट है। जैसे कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में वो चीज़ें बताने वाला हूँ। उसके बाद में बात करूँ तो वो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना है, एटलीस्ट 2 रेफरेंस आपको ऐड करना है। आप आपके डीन का, एचओडी का या फिर आपके क्लास टीचर का आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। बैंक डिटेल में आपका अकाउंट होल्डर का नाम प्रॉपर्ली, अकाउंट नंबर प्रॉपर्ली बिना गलती किए, उसके बाद आईएफएससी कोड, उसके बाद बैंक नेम, ब्रांच नेम, और आपको सेव करना है, ठीक है। उसके बाद ऐड मोर अबाउट योरसेल्फ में आपको आपकी जो बाकी की डिटेल्स है वो आपको भरनी है, और आपको ये याद रखना है कि ये आपको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है जब आप ये चीज़ें अच्छे से भरते हो, और आपका शॉर्टलिस्टिंग मतलब वो प्रेफ़रेंस मिलेगा, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको प्रेफ़रेंस मिलेगा शॉर्टलिस्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन-सी एग्ज़ाम आप क्वालीफाई होके इस कॉलेज में एडमिशन लिए हो। जेईई मेंस, जेईई एडवांस सारे एग्ज़ाम्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपका कोई अदर एग्ज़ाम है तो अदर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका एंटर करना है, ठीक है? एग्ज़ाम का जो भी है आपका मतलब नाम। उसके बाद आप कौन से कोटा से एडमिशन हो, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप ग्रांटेड कोटा मतलब गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन है क्या आपका, ये पूछ रहा है, ठीक है? यस या फिर नो, तो नो आपको करना है, ठीक है? उसके बाद अगर आप कौन से कोटा से एडमिशन हो तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट कोटा हो तो मैनेजमेंट कोटा ऐसे आपको एंटर करना है, ठीक है? उसके बाद आपने कोई कोचिंग ली थी क्या? मतलब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? अगर हाँ तो हाँ, नो तो नो, ठीक है? आपकी कोचिंग का फिर नाम डालना है, कौन-सी कोचिंग आपने ली थी, ठीक है? उसके बाद आपकी कोचिंग की फ़ीस कितनी थी वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि नीचे यहाँ पे पूछ रहा है कि ये स्कॉलरशिप के बारे में आपको कहाँ से पता चला, ठीक है? वो वहाँ यहाँ पे आपको एंटर करना है, मतलब स्कूल से, कॉलेज से, मतलब जो भी चीज़ है वो आपको, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ कि
करंटली आपको कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या प्राइवेट स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं, ये पूछ रहा है ये, ठीक है? अगर मिल रही हो तो हाँ, अगर ना तो नहीं, ठीक है? आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ऑनेस्टली आंसर करनी है, क्योंकि अगर आप बाद में आपको मतलब उनको पता चलता है, अगर आपने यही यहाँ भी कभी कभी झूठ बोला है, ठीक है? यहाँ पे इस फॉर्म में, और बाद में उनको पता चल जाता है, ठीक है? तो वो स्कॉलरशिप वो कैंसल करेंगे, जितने भी उन्होंने बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपसे वापस ले लेंगे। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि वो मतलब काउंटर है, मतलब एक्शन ले सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि आर यू एलिजिबल फॉर रिसीव्ड एनी फीस वेवर, मतलब आपका अगर गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन है तो आपको कोई फीस वेवर में बेनिफिट मिलने वाला है क्या? ठीक है? आपको पता नहीं तो नॉट श्योर करो, नहीं तो नहीं, यस तो यस, ठीक है? यहाँ पे लास्ट में पूछ रहा है आप एम्प्लॉयी हो क्या? कोटक महिंद्रा ग्रुप या फिर कोटक एजुकेशन फाउंडेशन या बड़ी फॉर स्टडी से? आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली, आप तो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे नो करना है। अगर आप येस करोगे तो सीधा आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको सारे यहाँ पे मतलब जो टिक्स है उसको राइट करना है यहाँ पे। जैसे आप राइट करोगे प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू आने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। जैसे आप फॉर्म खुल जाएगा आपको सबमिट बटन का दिख जाएगा ऑप्शन, और जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है? और दैट वाज ऑल अबाउट द कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2025-26। उसके बाद मैं मेरी अगर टिप्स और ट्रिक्स प्रोवाइड करूँ कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन से टिप्स और ट्रिक्स है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो इसमें कोई भी गलती ना हो, ठीक है? क्योंकि एक बार बड़ी फर्स्ट स्टडी पे अगर आप फॉर्म सबमिट कर देते हो तो उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होते उस फॉर्म में, ठीक है? उसके बाद आपको ये याद रखना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड हो और अप टू डेट करेक्ट हो, ठीक है? जैसे कि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट हो तो वो 2026 मार्च तक एलिजिबल हो, ठीक है? पिछले साल का इनकम सर्टिफिकेट या फिर पुराना नहीं चलेगा, ठीक है? उसके बाद आपका जितने भी कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स है, आपको ये याद रखना है कि कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स पे कॉलेज का स्टैम्प होना कंपलसरी है, ठीक है? उसके बाद अगर फीस रिसिप्ट हो तो फीस रिसिप्ट पे भी स्टैम्प होना कंपलसरी है। अगर आप कहीं-कहीं मतलब कॉलेज वाले भूल जाए या फिर कुछ भी इश्यू की वजह से अगर उसके ऊपर स्टैम्प नहीं रहा, तो वो ओरिजिनल रिसिप्ट कह के कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है? और आपको इंटरव्यू के लिए कभी भी रेडी रहना है, ठीक है? आपको आपका इंट्रोडक्शन, आपका बेसिक जो भी चीज़ें हैं, वो आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना है। आपका जो भी मजबूरी है, जिसकी वजह से आपको कभी डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई है लाइफ़ में, या फिर अलग-अलग क्वेश्चंस, मतलब आपके आपके फैमिली के बारे में बताइए। उसके बाद आपको कभी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई है क्या एजुकेशन लेने में? कभी आप ड्रॉप आउट मतलब आपने मतलब कंडीशन आई है क्या ड्रॉप आउट लेने की? या फिर कुछ भी रीज़न जो भी है आपका जिसकी वजह से आपको इस स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, ठीक है? जैसे मतलब जब इंटरव्यू में जाते हो तो वो सवाल पूछते हैं ना कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? व्हाई डू यू थिंक यू आर वेल लाइक क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, ठीक है? तो वही से पूछेंगे कि आपको क्यों लगता है कि इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो। ऐसे सारी जो चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपरली, ठीक है, तैयार करके ऑलरेडी रख देने हैं, ठीक है? ये स्कॉलरशिप मिले ना मिले, कोई अदर स्कॉलरशिप मिलेगी और उसके लिए भी यही चीज़ें होती है, यही टिप्स होते हैं और यही मतलब क्वेश्चंस होते हैं, और मतलब यही यही चीज़ें होती है सारी, ठीक है? तो आपको वो चीज़ें आपको साइड में एक पेपर पे लिख लो अच्छे से प्रॉपरली। उसके बाद आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलेंगे बड़ी फॉर स्टडी पे, अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पे। अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो आप ट्राई करो अलग स्कॉलरशिप्स का, और इस चैनल पे मैं अलग-अलग स्कॉलरशिप डालता हूँ, सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। उसके बाद मैं बात करूँ, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, subscribe to our channel and share this video with all the students who need financial support for their education. Thank you so much.